MPSC 1 भारत और विश्व पेपर 2022 मार्च क्वेश्चन नंबर 1 भारतीय विदेश नीति के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो भारतीय विदेश नीति उसके क्या क्या मेन मोटिव्स थे वो बताना है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी आंसर है मानव जाति की कोई भी क्रिया उत्पादन से संबंधित होती है। मतलब वो कोई भी काम करता है उससे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड वो जरूर होती है। मनुष्य जब भी कोई काम करता है तो उसके पीछे कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। वे उद्देश्य के माध्यम से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। ऐसा ही तत्व भारत की वैदेशिक नीति के साथ संलग्न है। बिना किसी उद्देश्य के किसी भी नीति का अवलंबन करना और उसके व्यवहारिक रूप प्रदान करना उद्देश्य रहित क्रिया नहीं कही जा सकती। मतलब बिना किसी उद्देश्य कोई भी नीति नहीं बन सकती है। भारत के संदर्भ में यह भी बात सटीक लगती है। स्वतंत्रता संग्राम के समय में ही भारतीय नेताओं ने भारत की वैदेशिक नीति का सिद्धांत और उद्देश्य निश्चित कर लिया था। जब हमने स्वतंत्रता भी प्राप्त नहीं की थी, हम इंडिपेंडेंट भी नहीं हुए थे, तभी हमने अपनी वैदेशिक नीति का सिद्धांत और उद्देश्य निर्धारित कर लिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता के बाद वैदेशिक नीति के अंतर्गत उसी सिद्धांत के द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति का प्रयत्न किया गया। जो हमने फॉरेन पॉलिसी पहले बनाई थी उसी के जरिए हमने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास किया। विभिन्न विद्वानों, समालोचकों तथा विदेशकों ने भारत की वैदेशिक नीति का समय समय पर विश्लेषण किया। मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे विद्वान हुए, समालोचक मतलब जो उसकी आलोचना करते हैं, विश्लेषक जो उसके बारे में डिटेल्स निकालते हैं, उन्होंने समय समय पर इसका विश्लेषण किया और इसका मूल्यांकन करके उपयोगी तथ्यों को स्पष्ट किया। इसमें क्या क्या जरूरी चीजें हैं उनको उन्होंने स्पष्ट किया और इसका मूल्यांकन करके उपयोगी तथ्यों को स्पष्ट किया। भारत की वैदेशिक नीति का मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता और बाह्य सुरक्षा की वृद्धि करना था। हमारी जो वैदेशिक नीति का उसका मुख्य लक्ष्य क्या था? हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना और बाहर के देशों से अपनी सुरक्षा में वृद्धि करना। भारत लंबे समय से पराधीनता का जीवन जीने और औपनिवेशिक शासन के द्वारा शोषित होने के बाद 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए। इसीलिए उसके समक्ष एक महत्वपूर्ण समस्या थी कि भविष्य में अपनी स्वतंत्रता को कायम कैसे रखें। इसीलिए हमने अपने आप को बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए विदेशी नीतियां अपनाई अथवा किसी भी विदेशी के साथ अपने अस्तित्व के संबंध में समझौता ना करे और किसी भी राष्ट्र को यह अवसर प्रदान नहीं करे कि वह राष्ट्र उसके आंतरिक और बाह्य व्यवहारों को नियंत्रित एवं निर्देशित करे। भारत की वैदेशिक नीति एक सफल वैदेशिक नीति के रूप में प्रदर्शित हुई, जिसके सहयोग से भारत किसी भी विदेशी आक्रमण को रोकने में सक्षम हो सकता था। हमने अपनी विदेश नीति इसी प्रकार से बनाई कि बाहर की कोई भी कंट्री ना तो हमें कंट्रोल कर सके ना हमारे कामों में रोक टोक पैदा कर सके। इसीलिए हमने बाहर के आक्रमणों से रोकने के लिए हमारी जो विदेश नीति थी वो सक्षम थी अथवा उसका प्रतिरोध भी हम कर सकते थे। भारत की वैदेशिक नीति राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के साथ साथ विश्व स्तर पर संयुक्त रूप से दूसरे राष्ट्रों के साथ मिलकर अन्य राष्ट्रों की सुरक्षा को भी अपने आप में समेट लेता। हमने अपनी रक्षा तो करी, लेकिन साथ में हमने अपनी नीति को इस तरीके से रखा कि अपने आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा भी कर सके। अर्थात ये कहा जा सकता है कि भारत की वैदेशिक नीति का मूल तत्व यह नहीं रहा कि यह केवल अपने राष्ट्र की सुरक्षा करे बल्कि और दूसरे राष्ट्रों को असुरक्षित रहने के लिए बाध्य करे। हमारी विदेश नीति ऐसी नहीं रही है। हम किसी के ऊपर कब्जा नहीं करना चाहते, हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं और साथ साथ दूसरों की भी सुरक्षा करना चाहते हैं। हमारी विदेश नीति कुछ इसी प्रकार की है। भारत की हमेशा से यह नीति रही है कि वह विश्व के सभी राष्ट्रों के साथ सहयोगात्मक भावना के आधार पर मित्रतापूर्ण संबंध की स्थापना करे और खासकर पड़ोसी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध, सहयोगात्मक भावना और प्रेम पूर्ण आचरण को महत्व दे। जो हमारे आसपास के क्षेत्र हैं हम उनके साथ मित्र बनकर रह सके और उनकी सुरक्षा भी कर सके और उनकी हेल्प हमें भी मिल सके। संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारत की वैदेशिक नीति का मूल तत्व जहां एक तरफ सहयोग, मित्रता एवं प्रेम के बंधन पर टिका है, वहीं दूसरी तरफ वैदेशिक नीति के अंतर्गत यह विश्व शांति को भी स्थापित करने का प्रयत्न करता है। मतलब हम आसपास के क्षेत्रों के साथ तो मित्रतापूर्ण रहना चाहते ही हैं, लेकिन जो हमारी वैदेशिक नीति है उस बात का समर्थन करती है कि विश्व में शांति स्थापित होनी चाहिए। किसी भी देश को किसी से युद्ध नहीं करना चाहिए, किसी को भी किसी पे कब्जा नहीं करना चाहिए। आधुनिक युग में भारत ने 2 विश्व युद्धों को देखा। मतलब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 के अंदर, दूसरा विश्व युद्ध 1939 के अंदर। ठीक है, तो दोनों विश्व युद्ध भारत ने देखे और उसकी विभीषिका में विश्व के विभिन्न देशों को जलते हुए भी देखा। इसीलिए उसका मुख्य उद्देश्य है कि युद्ध की विभीषिका में से मानव जाति को बचाना है और विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं और मतभेदों के बावजूद भी सभी राष्ट्रों के साथ सहयोग स्थापित करते हुए विश्व में शांति के परिवेश को स्थापित करना है। इसी उद्देश्य को लेकर भारत स्वतंत्रता के बाद अब तक विश्व राजनीति में प्रयत्नशील रहा है। मतलब हमारी विदेश नीति कुछ हमेशा से इस प्रकार की रही है कि हम आसपास के क्षेत्रों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करें, वो भी हमारे साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करें और विश्व में शांति
बनी रहे, कोई भी युद्ध की अग्नि में ना जले। भारत लंबे समय तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद का एक अंग रहा है, मतलब हम पर काफी सालों तक ब्रिटिश लोगों ने राज किया है और साम्राज्यवादी शोषण से इसको विस्तृत अनुभव एवं ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमारे पर इतना शोषण हुआ है, इतना उन्होंने हम पर इतने अत्याचार किए, तो इसके हम साक्षी हैं। और महात्मा गांधी के नेतृत्व में लंबे समय के अहिंसात्मक संघर्ष के बाद 1947 में हम आजाद हुए। इसीलिए भारत स्वतंत्रता के पूर्व से ही साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद रूपी कलंक को इस पृथ्वी से हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहा है। मतलब साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है? साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि अपने साम्राज्य को फैलाना, अधिक से अधिक देशों पर कब्जा करना, अधिक से अधिक देशों को अपने देश के अंदर मिला लेना, ये साम्राज्यवाद है। तो भारत इसके हमेशा खिलाफ रहा है। और उपनिवेशवाद का मतलब है अपने बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों पर कब्जा कर ले जहाँ के लोग आपके दास बन जाएंगे, तो इसके भी खिलाफ भारत हमेशा रहा है। इसीलिए भारतीय वैदेशिक नीति के मूल तत्व के रूप में रंगवाद, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की समाप्ति का लक्ष्य निर्धारित रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने अपनी इस विचार को अवलंबन करते हुए अफ्रीका और एशिया के विभिन्न देशों में स्वतंत्रता के लिए चल रहे राष्ट्रीय संघर्षों का तहे दिल से समर्थन किया। हम तो आजाद हो गए, लेकिन उसके बाद अफ्रीका और एशिया में जो आंदोलन चल रहे थे, हमने उनका साथ दिया, क्योंकि हम इस पीड़ा से गुजर चुके हैं, तो हम उनको भी आजाद कराने में हमने उनकी हेल्प की। भारत की वैदेशिक नीति के अंतर्गत यह तत्व भी निहित रहा है कि वह सभी राष्ट्रों की संप्रभुता, स्वतंत्रता एवं अखंडता का सम्मान करे। संप्रभुता मतलब कोई भी राष्ट्र है उस पर उसका खुद का अधिकार होना चाहिए, होता है संप्रभुता। स्वतंत्रता वो कोई भी देश उस पर कब्जा ना करे। अखंडता मतलब वो एक सेपरेट इकाई है, सेपरेट यूनिट है। तो इस बात का उन्होंने सम्मान किया, भारतीयों ने इस बात का सम्मान किया और सभी राष्ट्रों को समान अधिकार की प्राप्ति में सहयोग दे, तब बिना किसी भेदभाव के सभी राष्ट्रों को समान अधिकार की श्रेणी में प्रतिष्ठित करे। इसी नीति के कारण भारत समय समय पर दक्षिण अफ्रीका में चल रही रंग भेद नीति का व्यापक रूप से विरोध करता रहा। अब दक्षिण अफ्रीका में क्या था? गोरे काले का भेदभाव चल रहा था, ठीक है। वहां के जो राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, उनके ऊपर भी काफी अत्याचार हुए थे। बाद में जब रंग भेद की नीति खत्म हो गई, तब वहां पर वो राष्ट्रपति बने थे। और भारत स्वतंत्रता के समय से ही यह प्रयत्न करता रहा है कि भारतीय मूल के नागरिक जिस किसी भी देश में रहे, उन्हें समानता के अधिकार से संपन्न किया जाए और उनकी रक्षा कानून के शासन के अंतर्गत किया जाए। भारत ने अपनी वैदेशिक नीति के इन उद्देश्यों का पालन स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही प्रारंभ कर दिया था। हिटलर ने जब चेकोस्लोवाकिया और मुसोलिनी जब इथियोपिया पर आक्रमण किया, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इनकी कड़े शब्दों में निंदा की तथा स्वतंत्रता के बाद जब सोवियत रूस ने चेकोस्लोवाकिया, हंगरी आदि देशों में बलपूर्वक साम्यवादी शासन की स्थापना की, तो भारत ने इसका विरोध किया। भारत ये नहीं चाहता कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ऊपर अधिकार करे। अमेरिका ने जब वियतनाम और कोरिया में युद्ध का तांडव प्रारंभ किया, तब भी भारत ने विश्व स्तर पर विरोध के स्वर को उजागर किया। भारतीय वैदेशिक नीति का मूल उद्देश्य यह रहा है कि पराधीन और शोषित राष्ट्रों को स्वतंत्र किया जाए, मतलब जो भी दूसरों के अंडर कंट्रीज है उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में उन्हें प्राप्य सहयोग देकर विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसीलिए भारतीय वैदेशिक नीति औद्योगिक क्षेत्र में विकसित विभिन्न राष्ट्रों के साथ मधुर संबंध स्थापित करती रही है। इसके पीछे भारतीय वैदेशिक नीति का लक्ष्य रहा है कि औद्योगिक रूप से विकसित राष्ट्रों से भारत को उद्योगों के विस्तार में पर्याप्त सहयोग मिल सकेगा। जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, हमने उनका साथ दिया, उनको समर्थन दिया ताकि उनसे हमें भी हेल्प मिल सके। भारत की वैदेशिक नीति का मूल उद्देश्य और लक्ष्य विदेशी सहयोग द्वारा केवल अपने ही राष्ट्र की उन्नति एवं संपन्नता प्राप्त करना नहीं है, वरन यह नव स्वतंत्र जो अभी स्वतंत्र हुए हैं और नवोदित राष्ट्रों के आर्थिक विकास और गरीबी से मुक्ति तथा न्याय संगत आर्थिक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना भी इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। भारत हमेशा से इस कार्य में प्रयत्नशील रहा है कि नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों को दरिद्रता, भुखमरी, अशिक्षा, बीमारी आदि से त्राण मिल सके। त्राण मतलब उनको सुरक्षा मिल सके, उनको सहायता मिल सके और वे राष्ट्र स्वतंत्र रूप से आत्मनिर्भर होकर वैदेशिक क्षेत्र में अपनी स्वतंत्र वैदेशिक नीति का संचालन कर सके। भारतीय वैदेशिक नीति अंतरराष्ट्रीय जगत में स्वस्थ और समानता के आधार पर नई परंपरा को विकसित करने में समर्थ हुई है। इसी कारण से विश्व के विभिन्न देश भारतीय वैदेशिक नीति के प्रशंसक रहे हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारत की विदेशी नीति को अच्छा मानते हैं और इसी नीति का अनुसरण भी करते हैं। भारत विदेशी क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रों के साथ बल प्रयोग के सिद्धांत का विरोधी रहा है। वो ये नहीं चाहता कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर बल का प्रयोग करे, मतलब युद्ध करे, तथा राष्ट्रों के बीच उत्पन्न हुए मतभेदों को समाप्त करने और वैश्विक समस्याओं को समाधान करने के लिए
विचार विमर्श के द्वारा शांतिपूर्ण साधनों के प्रयोग का अटल समर्थक रहा है। भारत ये चाहता है अगर कोई समस्या उत्पन्न भी होती है तो उसे शांतिपूर्ण साधनों से सॉल्व करना चाहिए। भारत विश्व राजनीति में राष्ट्रों के बीच मतभेदों को मिटाने और सभी राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण परिवेश की स्थापना का प्रबल समर्थक रहा है। भारत के अकॉर्डिंग सभी को अपने जो आपसी मामले वो शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने चाहिए और एक दूसरे के साथ अच्छे हृदय के साथ एक दूसरे के साथ देना चाहिए और आपस में एक दूसरे की हेल्प करके डेवलप होना चाहिए। विश्व की विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति निष्ठा प्रदर्शित की है। जो भी इंटरनेशनल लेवल पर जो भी लॉ बनाए गए हैं तो उनको फॉलो करने की कोशिश की भारत ने और सक्रिय सहयोग देकर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन पर विशेष रूप से बल भी दिया और ये भी चाहते कि दूसरे देश भी उन कानूनों का पालन करें। भारत स्वतंत्रता के बाद से ही विश्व संगठन का समर्थक रहा है। विश्व वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो बनी है उसका वो समर्थक रहा है। भारत इस बात को जानता है कि विश्व संगठन अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग की स्थापना का एक महत्वपूर्ण साधन है। जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसके जरिए ही पूरे संसार के अंदर शांति बनाई रखी जा सकती है, ऐसा भारत का मानना है। इसीलिए इसके सहयोग के द्वारा विश्व में शांति स्थापित की जाती है और आवश्यक की जा सकती है और अविकसित राष्ट्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है और जितनी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनको मौका मिल सकता है कि वो डेवलप कर सके और ये काम सिर्फ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। विश्व संगठन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निशस्त्रीकरण के महत्वपूर्ण साधन है। निशस्त्रीकरण मतलब कोई भी देश ज्यादा से ज्यादा अस्त्र शस्त्र इकट्ठा ना करे, ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए स्वतंत्रता के बाद शीघ्र ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त की। जब हम आजाद हुए उसके बाद हमने जल्दी ही संयुक्त राष्ट्र संघ जो था उसकी सदस्यता ले ली। 1954 में भारत ने चीन के साथ समझौता करके पंचशील के सिद्धांतों को विश्व स्तर पर प्रचारित तथा प्रसारित किया। 1954 में हमने चीन के साथ एक समझौता किया और जो पंचशील के सिद्धांत थे उनको इंटरनेशनल लेवल पर आगे बढ़ाया। पंचशील के अंतर्गत पंचशील के सिद्धांत के अंदर क्या क्या चीजें थी? अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व आदि की भावना को वैदेशिक नीति के रूप में स्पष्ट किया गया है। अनाक्रमण मतलब कोई भी देश किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, कोई भी देश किसी दूसरे देश की राजनीतिक या सोशल वर्क में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा और शांतिपूर्ण ढंग से एक दूसरे का साथ देगा। तो ये थी पंचशील के अंतर्गत जो पंचशील समझौता था उसके अंतर्गत के जो सिद्धांत थे यही थे और सह अस्तित्व आदि की भावना को वैदेशिक नीति के रूप में स्पष्ट किया गया। ऊपर वर्णित तथ्य से स्पष्ट होता है, ये जो हमने जितना भी एक्सप्लेन किया उससे स्पष्ट होता है कि भारत हमेशा से विश्व राजनीति में शांति का समर्थक रहा है और राष्ट्रों के साथ मित्रता, सहयोग और सह अस्तित्व और अनाक्रमण एवं अहस्तक्षेप की नीति का पालन करता रहा है तथा इसी परिवेश में यह लोकतांत्रिक शासन पद्धति को प्रश्रय देता है। वो ये चाहता है कि सभी देश जो है इस चीज को फॉलो करे तभी राष्ट्र में शांति स्थापित हो सकती है।